हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह मूवी एलन ट्यूरिंग की ज़िंदगी पर आधारित है, जो एक मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट और क्रिप्टोग्राफिस्ट थे। इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिससे 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान बची और वर्ल्ड वॉर टू को 2 साल कम किया। एलन ट्यूरिंग ने वर्ल्ड वॉर टू में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत 1951 में होती है और दिखाया जाता है कि कोई पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि एलन ट्यूरिंग के घर पर चोरी हुई है। दो पुलिसमैन, नॉक और स्टेल, इस मामले की जांच पड़ताल के लिए एलन ट्यूरिंग के घर आते हैं, जहां उनकी मुलाकात एलन ट्यूरिंग से होती है। एलन कहते हैं कि कुछ भी नहीं चुराया गया है और आप इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें, पर उनमें से एक को लगता है कि एलन कुछ छुपा रहे हैं। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और 1939 का समय दिखाया जाता है। यह तब का समय होता है जब वर्ल्ड वॉर टू आरंभ होने वाला होता है। एलन ब्लेचली पार्क में इंटरव्यू देने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कमांडर डेनिस्टन से होती है। इंटरव्यू के दौरान डेनिस्टन को पता लगता है कि एलन को जर्मन भाषा नहीं आती और वह एलन को जाने के लिए कह देते हैं। एलन कहते हैं कि जर्मन कोड एक पजल है और एक गेम की तरह है जिसमें वह माहिर है। आगे वह एनिग्मा कहता है, जो एक मशीन थी जिसे जर्मन्स अपने सीक्रेट कोड्स और संदेश भेजने के लिए यूज़ करते थे। सबका मानना था कि एनिग्मा का कोई तोड़ नहीं है। एनिग्मा का नाम सुनते ही डेनिस्टन एलन को काम पर रख लेते हैं। डेनिस्टन एलन को अपनी टीम से मिलवाते हैं, जहां वह एनिग्मा की सेटिंग्स के विषय पर बातचीत करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जर्मन्स हर आधी रात को एनिग्मा की सेटिंग्स बदल देते हैं। हर सुबह 6 बजे संदेश के कोड भेजे जाते हैं, जिससे उनके पास संदेश का पता लगाने के लिए या कोड का पता करने के लिए सिर्फ 18 घंटे ही होते हैं। यह लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि एनिग्मा की सेटिंग्स 150 मिलियन से भी ज़्यादा होती है, जो रोज़ बदलती है। डेनिस्टन उनकी मुलाकात एलेक्जेंडर और स्टीवर्ट से कराते हैं। एलन अकेले काम करना चाहते थे और उनका मानना था कि टीम की वजह से काम में देरी होगी, पर उन्हें टीम में ही काम करना पड़ता है और एलन को पता चलता है कि अगर उनकी पूरी टीम हर कोड को तोड़ने जाए तो 20 मिलियन साल लग जाएंगे। यह किसी इंसान की बस की बात नहीं थी। अब एलन ऐसी मशीन बनाने में लग गए थे जो आसानी से और बहुत कम समय में कोड को तोड़ सके। डेनिस्टन इसमें पैसा लगाने से मना कर देते हैं और एलन को बताते हैं कि बाकी टीम मेंबर्स ने उनकी कंप्लेंट की है। एलन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को लेटर लिखते हैं, जो उन्हें टीम का इंचार्ज बना देते हैं और फंडिंग भी करते हैं। एलन सबसे पहले 2 लोगों को अपनी टीम से निकाल देते हैं। इसी जगह पर नए लोगों को लाने के लिए न्यूज़पेपर पर एक बहुत कठिन पजल पब्लिश कर देते हैं, जिसे 10 मिनट में सॉल्व करना होता है। एलन अपने बोर्डिंग स्कूल के दिनों को याद करता है। सब उसे बहुत परेशान करते थे। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, जिसका नाम क्रिस्टोफर था। अब दोस्तों, जो लोग 10 मिनट में पजल को सॉल्व कर पाते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उन्हें एक और पजल दिया जाता है, जिसे उन्हें 6 मिनट के अंदर सुलझाना पड़ता है। 2 लोग सिलेक्ट होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि वह क्या काम करते हैं वो किसी को नहीं बता सकते। दोस्तों, फिर हमें एलन और क्रिस्टोफर को साथ में दिखाया जाता है। यह तब का समय होता है जब क्रिस्टोफर एलन को क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताता है। एलन को दरअसल क्रिस्टोफर ने ही क्रिप्टोग्राफी सीखने के लिए मोटिवेट किया होता है। एलन मन ही मन क्रिस्टोफर को पसंद करने लगता है। जून, जिसने टेस्ट को पास किया था, काम पर नहीं आती और एलन उसके माँ बाप से उसके घर पर मिलने आता है। वे खुश नहीं थे इस बात से कि जॉन को पुरुषों के साथ काम करना पड़े, क्योंकि जॉन ने बहुत कठिन पजल बहुत ही कम समय में सुलझाया था।
इसलिए एलन नहीं चाहते थे कि जॉन काम छोड़े और वह जॉन के रहने का प्रबंध पास के टाउन में कर देते हैं। वह जॉन को कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं जो कोई और सोच भी नहीं सकता। जोवन और एलन साथ में वक्त बिताने लगते हैं और वह एलन को बताती है कि उनके टीम मेंबर्स के साथ उन्हें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तभी वह सफल हो पाएंगे। अगले दिन एलन सबके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। एलन ट्यूरिंग अपनी मशीन बना लेते हैं जिसका नाम वह क्रिस्टोफर रखते हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर एलन का वही बचपन का दोस्त होता है। दोस्तों, हमें यह भी दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर की मौत बचपन में ही ट्यूबरकुलोसिस से हो जाती है, पर यह मशीन जर्मन मैसेज का पता नहीं लगा पाती। एक ओर जर्मन्स सब कुछ तबाह कर रहे थे और दूसरी ओर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसका पता कमांडर डेनिस्टन को चलता है और वो क्रिस्टोफर को नष्ट कर देने और एलन को नौकरी से निकालने वाले ही होते हैं कि सारे टीम मेंबर्स आ जाते हैं। वह कहते हैं कि आपको हमें भी नौकरी से निकालना पड़ेगा अगर आप एलन को नौकरी से निकालोगे। आप हमें सिर्फ 6 महीने का वक्त दें। हमें पूरा विश्वास है कि एलन की मशीन काम ज़रूर करेगी। कमांडर डेनिस्टन कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया जाता है, इसके बाद तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जोन ट्यूरिंग के घर आती है और उनसे कहती है कि वह ब्लेचली से जा रही है क्योंकि वह 25 साल की हो चुकी है और उनके माँ बाप चाहते हैं कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। एलन नहीं चाहते थे कि जोन जाए, इसलिए वह उसे प्रपोज कर देते हैं और जोन हाँ कर देती है। उनकी रिसेप्शन पार्टी के दौरान कैंट्रोस को एलन बताता है कि वह होमोसेक्सुअल है और उसे आदमी पसंद है। कैंट्रोस उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है क्योंकि उस वक्त यह इल्लीगल था और जोन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। एलन किसी से कुछ भी नहीं कहते। एलन, जोन और उनके टीम मेंबर्स एक बार में मिलते हैं जहां उनकी मुलाकात हेलन से होती है और वह मजाक में बोलती है कि वो किसी से प्यार करती है जो जर्मन है। जर्मन रेडियो टावर से जो मैसेज भेजे जाते हैं उन पर दरअसल हेलन नज़र रखती है, पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्योंकि वह हमेशा 5 अल्फ़ाबेट से ही मैसेज की शुरुआत करता है। वे अल्फ़ाबेट्स थे CILLY, इसलिए उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम सिली है। एलन और उसके टीम मेंबर्स भागकर क्रिस्टोफर के पास जाते हैं और एलन उन्हें बताता है कि अगर मशीन को पहले से ही कुछ अल्फ़ाबेट्स पता हो तो मैसेज का पता लगाने में आसानी होगी। अब रोज़ सुबह जो मैसेज भेजा जाता है उसमें वेदर रिपोर्ट होती है और उसमें लिखा होता है कि हिटलर की जय। वेदर रिपोर्ट और हिटलर की जय में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो उन्हें पहले से ही पता होता है और वो उन वर्ड्स को मशीन में फीड कर देते हैं और मशीन चलाते हैं और कुछ देर बाद मशीन रुक जाती है और सारे अल्फ़ाबेट्स एक क्रम में, एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। लोग भागकर एनिग्मा मशीन के पास जाते हैं और उस दिन के सुबह के मैसेज का पता लगाते हैं। इस कामयाबी से सब बहुत खुश होते हैं। जब अगले दिन सुबह का मैसेज आता है वह उसका भी पता लगा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि किसी जगह पर अटैक होने वाला है। उनमें से एक डेनिस्टन को फ़ोन लगाने ही वाला होता है कि तभी एलन उसे रोकता है और फ़ोन नीचे ज़मीन में गिराकर तोड़ देता है। इससे गुस्सा होकर ह्यूग एलन को एक थप्पड़ मारता है जिससे एलन ज़मीन पर गिर जाता है। एलन कहता है कि अगर हमने इस अटैक को रोका तो जर्मन्स को पता लग जाएगा कि हमने एनिग्मा का तोड़ निकाल लिया है और वो एनिग्मा की सेटिंग्स को तुरंत बदल देंगे। पीटर, जो उन्हीं में से एक होता है, तभी उन्हें बताता है कि जहाँ पर अटैक होने वाला है उसी जगह पर उसका भाई भी है। क्या वो सिर्फ इस अटैक को नहीं रोक सकते? पर एलन नहीं मानता और कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ ही देर बाद वहाँ हमला होता है और सब के सब मारे जाते हैं। एलन और जोन एक ऑफिसर से मिलने जाते हैं और एलन कहते हैं कि हम सारे हमलों को तो नहीं रोक सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि जर्मन्स को इस बात की भनक भी लगे कि हमने एनिग्मा का तोड़ बना लिया है, पर हमें उन हमलों को ज़रूर रोकना है जो हमें ये वॉर जिताए, यानी कि बड़े हमलों को। और आपको
कहानियाँ बनानी हैं कि आपको उन हमलों की खबर किसी और ज़रिए से मिली है जिसका एनिग्मा से कोई संबंध नहीं है। एलन को पता चलता है कि कैंट्रोस एक सोवियत स्पाई है और वह एलन को कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो वो एलन का सीक्रेट सबको बता देगा कि वह दरअसल एक होमोसेक्सुअल है। ट्यूरिंग मेंजिस को बताता है कि कैंट्रोस सोवियत स्पाई है, पर मेंजिस को इस बात का पता पहले से ही होता है और जर्मन्स को गलत मैसेज देने के लिए उन्होंने अभी तक उसे पकड़वाया नहीं था। जून की सेफ्टी के लिए एलन उसे ब्लेचली पार्क से जाने के लिए कहता है और वह उसे यह भी बताता है कि वह दरअसल एक होमोसेक्सुअल है। जॉन कहती है कि शायद मुझे इस बात का पता पहले से ही था, पर हम एक दूसरे से अपनी तरीके से प्यार करते हैं, हमें एक दूसरे की परवाह है। एलन तब कहता है कि उसे जॉन की फिक्र नहीं है, बल्कि उसने उसके साथ एंगेजमेंट सिर्फ जॉन को रोकने के लिए की थी। इस बात से जॉन गुस्सा होकर एलन को एक थप्पड़ मारती है। जॉन कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी और ये काम उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी काम है जिसे वह करके रहेगी। 2 साल तक वर्ल्ड वॉर चलता है और वॉर ख़त्म होने के बाद उन सब से सब कुछ जला देने को कहा जाता है क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट होता है। एलन को जज के सामने पेश किया जाता है और उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से उसको 2 चॉइसेस दिए जाते हैं, या तो उसे जेल जाना पड़ेगा 2 सालों के लिए या उसे हार्मोनल थेरेपी करानी होगी। जूवन एलन से मिलने आती है और वह देखती है कि एलन की हार्मोनल थेरेपी और दवाइयों की वजह से हालत बहुत ख़राब थी। दवाइयों का उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा था जिससे एलन बहुत डिप्रेस दिखाई दे रहा था। जॉन उसकी मदद करना चाहती थी, पर एलन कहता है कि वह अकेला नहीं है। जॉन उसको कहती है कि वह ट्रेन में एक शहर से गुजरी जो शायद आज नहीं बचता अगर तुम नहीं होते। वो एलन को कहती है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। ये बात दरअसल एलन ने ही जॉन को कही होती है और यह बात क्रिस्टोफर ने एलन को कही होती है, जो उसका बचपन का दोस्त, उसका प्यार था। इसके 1 साल बाद ही एलन ट्यूरिंग ने खुदकुशी कर ली। उस वक्त वह सिर्फ 41 ईयर्स के थे। ऐसे ही न जाने कितने होमोसेक्सुअल्स को कोर्ट के सामने पेश किया गया। 2013 में क्वीन एलिजाबेथ ने एलन के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए, उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया। तो यह थी हमारी आज की फिल्म द इमिटेशन गेम, जो 2014 में आई थी। इस फिल्म का बजट सिर्फ 14 मिलियन था और इस फिल्म ने 233.6 मिलियन की कमाई की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।